अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं अपने कुछ ख्यालात का इजहार करूँगा नौकरी के हवाले से। मेरी नज़र में ये जो नौकरी है, ये मौजूदा दौर की ग़ुलामी की शक्ल है। वो कैसे, उसको मैं अपने एक ज़ाती तजर्बे की रोशनी में समझाने की कोशिश करूँगा। 2018 में जब मैंने चाइना से अपनी PhD मुकम्मल की, तो वापस जब पाकिस्तान आया तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर को बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर लिया। वहाँ के जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे वो डॉक्टर नज़ीर थे। मैं उनको ऑलरेडी पहले से ही जानता हूँ, तो मुझे एक बात का डर था कि वो आदमी बगैर कोई सोचे समझे किसी भी आदमी की बेइज्जती कर देता है। तो मुझे डर ये था कि कभी वो मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट को डैमेज कर सकता है। तो मैं जिस पर्सन के रेफरेंस से वहाँ पे गया, जिसका मैंने कुछ दिन पहले जो है ना तस्करा किया था, डॉक्टर खालिद, जो कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, तो हुआ ये कि उसके रेफरेंस से मुझे वहाँ पे जॉब मिली थी। तो मैंने उससे इस बात का इजहार भी किया था, लेकिन उसने कहा कि क्योंकि तुमने PhD कर लिया तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का कोई भी मामला वकूफ़ पज़ीर नहीं होगा। खैर, तो होता क्या है कि 3-4 हफ़्ते के बाद जब मैंने ज्वाइन कर लिया, तो उसके 3-4 हफ़्ते के बाद एक स्टूडेंट थी जो कि डॉक्टर नज़ीर की सुपरवाइज़ी थी, और हम सारे के सारे बोर्ड में उसका डिफेंस लेने के लिए बैठे हुए थे। ज़्यादातर जो डिफेंस लेने वाले बंदे थे वो डॉक्टर नज़ीर खुद था, उसके साथ एक डॉक्टर अकबर भी था और डॉक्टर खालिद भी था, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। अब उस में होता क्या है कि उस बच्ची से सवाल किए जाते हैं, और जो है वो उसके कुछ इस तरह के सवाल थे कि डॉक्टर नज़ीर क्योंकि एक शॉर्ट टेम्पर आदमी है, तो वो उस डिफेंस के दौरान ही उस लड़की के साथ, वो लड़की भी नहीं थी, एक खातून थी जिसकी उम्र कोई 42-43 साल होगी, अपने बच्चों की माँ होगी या किसी की बेटी या बहन हो सकती है। तो उसके साथ कन्फ्लिक्ट हो गया और बात जो है ना वो हाश वर्ड तक पहुँच गई। तो उस बच्ची ने बड़े मासूमाना अंदाज में ये पूछा कि सर आप मुझे इतनी बात बताएं कि 1 साल से मैं ये थीसिस कर रही हूँ, तो आपने कितनी मरतबा मुझे मुलाकात का शर्फ दिया। अब क्योंकि डॉक्टर नज़ीर ने उसको मुलाकात का शर्फ दिया ही नहीं था, यानी उससे मीटिंग ही नहीं की थी उसके थीसिस के हवाले से, तो ज़ाहिर बात है कि वो लाजवाब हो गया। फिर उसने दूसरी बात कही कि चले सर मेरा ही कसूर है कि मैं इसका सही तरह डिफेंस नहीं दे पा रही, आप मुझे इतनी बात बताएं कि आपने इस पूरे थीसिस में इसके कितने लफ्ज़ पढ़े। तो डॉक्टर नज़ीर ने क्योंकि पढ़े नहीं थे, तो वो यहाँ पे भी लाजवाब हो गया। वो उसे एक दूसरे में बातें सुनाकर उस बोर्ड रूम से चला गया। मैं भी वहाँ पे मौजूद था, तो बाकी सारे लोग उठ के चले गए। चले ये मेरी छोटी सी खामी कि मैं वहाँ पे बैठा रहा। मैं क्यों बैठा रहा? मैंने उस बच्ची से, जब वो बच्ची और मैं था, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ात ही इस बात की गवाह है, क्योंकि उस वक्त मेरे और उस बच्ची के दरमियान में और कोई शख्स मौजूद नहीं था। तो मैंने उनसे यही कहा कि बेटा वो आपके टीचर हैं, आपने जिस तरह से उनसे बात की इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप बेशक सच्ची भी हैं ना, तो फिर भी आपको खामोशी इख्तियार करनी चाहिए थी। मीनवाइल किसी ने डॉक्टर नज़ीर को ये कह दिया कि डॉक्टर एहसान तुम्हारे खिलाफ चुगलियाँ कर रहे हैं। इससे पहले भी उसको मेरे हवाले से काफ़ी लोगों ने शिकायतें की थी। उसने आओ देखा ना ताओ फौरी तौर पर वापस आया और मुझे वहाँ पे ही स्कोल्ड करने लगा, डांटने लगा कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा ये काम है, ये अनएथिकल है, अनप्रोफेशनल है, यहाँ से उठ के चले जाओ। अच्छा खैर मेरी गलती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि सर सॉरी, और मैं उठ के चला गया। खैर ये वाक़या यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद अगले दिन कोई 11-12 बजे के करीब उसने डॉक्टर खालिद को भी बुलाया और ऑफिस के अंदर उसने मेरी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की। उसने कहा कि यार मैं इस कुत्ते आदमी को, डॉक्टर खालिद को कहता है कि इस मैं कुत्ते आदमी को रखना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने तुम्हारे रेफरेंस की वजह से जो है ना वो इसको यहाँ पे हायर किया, और इसका मतलब है मेरी काबिलियत कोई नहीं थी, बस वो उसकी सिफारिश जो है ना वो उसकी वजह से शायद जो है ना वो उसने रखा था। ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है। खैर चलें, खैर उसके बाद वो मानने के लिए तैयार नहीं था। कोई एक जो है ना वो घंटे की बहस के बाद खालिद के कहने पर वो इस मानने पे राज़ी हो गया कि ठीक है, तुम्हारी नीयत में ऐसा किसी किस्म का कोई फतूर नहीं था। मेरे ऊपर उसका इल्ज़ाम ये था कि तुम HOD बनना चाहते हो, यानी डिपार्टमेंट के। अच्छा ये भी बड़ी एक अजीब सी बात है, मैं कहाँ से HOD बनना चाहता था? मैं सबसे ज़्यादा जूनियर था, मेरे ऊपर डॉक्टर खालिद था, वो ज़्यादा सीनियर था, ऑलमोस्ट एसोसिएट प्रोफेसर था। डॉक्टर अकबर ऑलरेडी एसोसिएट प्रोफेसर था। अगर यूनिवर्सिटी किसी को हेड ऑफ डिपार्टमेंट लगाती भी तो पहले डॉक्टर अकबर को लगाती, अगर वो अकबर को ना चाहती तो डॉक्टर खालिद को लगाती। मेरी तो बारी, मैं तो जो है ना वो तीसरा और चौथा हफ्ता हुआ था मुझे यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करते। खैर उसी अरसे के दौरान तो उसने मुझसे इसी गुफ्तगू के दौरान ये पूछा कि अच्छा आखिर तुम उस लड़की के साथ क्या बातें कर रहे थे? मैंने उनसे कहा कि मैंने सिर्फ उससे ये बात कही है, आपकी स्टूडेंट है, आप उसे फ़ोन करें और उसे पूछ लें कि मैंने क्या बात कही है। कहते हैं नहीं मैं क्यों फ़ोन करूँ, तुम फ़ोन करो ना। तो उसके बाद ये मैंने कहा यार मैं तो उसको जानता नहीं हूँ, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। ये जो बोर्ड था उसमें पहली मरतबा मेरी उसके साथ जो है ना मुलाकात हुई है। कहता है कि अच्छा तुमने उससे क्या बात की है? मैंने कहा मैंने सिर्फ इतनी बात की है कि बेटा वो आपके टीचर हैं, वो आपके हवाले से बड़े जो है ना वो सेंसिटिव हैं, और उन्होंने ये बात कही है कि अपना ना ये बच्ची अच्छी है, तो आपको उसके साथ इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। अगर कोई उनकी बात बुरी भी लगती थी तो आपने खामोशी इख्तियार करनी थी। तो फिर उसने मुझसे कहा कि अच्छा तुम जो है ना, डॉक्टर नज़ीर ने मुझसे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा मैंने इसलिए ऐसा किया कि मेरे दिल में ये बात थी कि जो एक मुसलमान होता है वो एक मुसलमान भाई के दरमियान में जो रंजिश होता है ना उसको दूर करने का सबब बनता है, ना कि आग लगाने का। मैंने बस मेरे दिल में ये बात थी इखलाकी तौर पर, मैंने इसलिए जो है ना उस लड़की से बात की और तुम्हारे करैक्टर को डिफेंड किया। कहता है आइंदा से मेरे करैक्टर को डिफेंड करने की कोशिश ना करना, ठीक है? मैं उन दिनों में यूनिवर्सिटी में मेरे अलावा 3-4 और भी लोग थे मुख्तलिफ शहरों में जो है ना वो पढ़ाते, उनका ताल्लुक था, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। मुस्लिम डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक था। एक मैथमेटिक्स के एक दोस्त हैं हमारे आसिफ,
डॉक्टर आसिफ और एक जो है ना हमारे दोस्त थे मैनेजमेंट में काम करते थे, और एक हमारे दोस्त थे जो कि बिज़नेस मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो उनका नाम डॉक्टर आसिफ था। तो वो मुझे उन दौरान में पूछा करते थे, क्योंकि डॉक्टर नज़ीर अक्सर जो है वो किसी दरख्त के नीचे बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा होता था, और मुझे किसी के खदोखाल के हवाले से बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका ज़रा रंग सांवला है, तो बंदा दूर से देखे तो ऐसा लगता है कि जैसे इसको धुएं ने जो है ना वो साड़ के रखा हुआ है। तो वो मुझे अक्सर हॉस्टल वगैरह में ये पूछा करते थे कि यार आपके जो ये जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है कहीं चर्च तो नहीं पीते। तो खैर जो है ना वो मैंने उनसे ये बात कही कि क्योंकि डॉक्टर नज़ीर ने ये कहा कि आइंदा से तुम मुझे मेरे करैक्टर को डिफेंड ना करना। मैंने बड़े प्यार से आराम से कहा कि सर आप मुझे इतनी बात बताएं कि मेरे जो हॉस्टल फेलोज हैं वो मुझसे ये पूछते हैं कि आपका जो एचओडी है कहीं चर्च तो नहीं पीता, आप मुझे बताएं मैं उसका क्या जवाब दूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें कहना चाहिए कि नहीं पीता। मैंने कहा नहीं सर, मैं आइंदा से आपके करैक्टर को डिफेंड नहीं करूँगा। ये मैंने बातें दोनों इसलिए रखी हैं कि डॉक्टर नज़ीर इस वाक़े के बाद मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाता है कि मैंने उसको चर्सी कहा, लेकिन हालांकि ऐसी बात नहीं थी। मैंने उसे ये बात बयान करने के लिए कि मैंने क्यों उस लड़की के साथ जो है बात की, उसका तकाबी जायज़ा पेश करने के लिए, इसलिए मैंने ये बात कही। खैर उसके बाद डॉक्टर नज़ीर ने कहा मेरे तुम्हारे दरमियान में मामला खत्म हो गया है, ठीक है, मेरे दिल में कोई बात नहीं है, तुम भी भूल जाओ, बस हमारे दरमियान में बात खत्म होगी, हमारे दरमियान में सुना होगी। खैर मैंने दिल में अपने कहा कि ता क़यामत मैं तुझे इस बात के लिए जो मेरी इंसल्ट की है मैं इसके लिए तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, ठीक है। मुझे अगर पाकिस्तान में कोई फ़र्क भी कर देगा तो मैं उसे माफ़ कर दूँगा, लेकिन तुझे ता क़यामत मैंने माफ़ नहीं करना, क्योंकि आपको नहीं इस बात का पता कि मेरे लिए ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मैं तो जो पढ़ा हूँ, जो मैंने PhD की है, वो इसी बात के लिए जो है ना वो की है कि यार कोई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वो छिड़े ना। और मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, और मैं बड़ी माजर के साथ ये बात कहता हूँ कि आई एम सॉरी टू से मेरे इस बात की वजह से आपकी दिल आज़ारी होगी, लेकिन बड़ी माजर के साथ कि पाकिस्तान रियली एक ऐसा अजीब सा मुल्क है जिसमें किसी भी इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। खैर मैं घर आया, अपने ही दिल में मैं बहुत ज़्यादा रोया, अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत गिले शिकवे किए कि अल्लाह तू मुझे ये किस घटिया किस्म के मुल्क में लेके आ गई हो। मैं पाकिस्तान में आना ही नहीं चाहता था, मैं तो अल्लाह करके बड़ी मुश्किल से यहाँ से गया था। तो खैर अल्लाह ताला की ज़ात ने मेरे दिल में ये बात डाली कि जो हम बातें जानते हैं वो तुम नहीं जानते, इसका तुम्हें आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। मैंने इस बात का बहुत ज़्यादा टेंशन ली, और डॉक्टर नज़ीर ने भी अपने दिल में इस बात को ख़त्म नहीं किया। उसने तमाम फैकल्टी मेंबर्स को इकट्ठा करके एक मीटिंग में ये कहा कि डॉक्टर एहसान के साथ आप किसी किस्म की गुफ्तगू ना करें, ये अच्छा आदमी नहीं। खैर लोगों ने जो है ना वो मेरे करैक्टर को डिफेंड नहीं किया। अब यहाँ पे होना ये चाहिए था कि बाकी लोगों को इस बात का बड़ी अच्छी तरह से पता था, वो मेरे करैक्टर को अच्छी तरह से जानते थे कि यार डॉक्टर एहसान ऐसा आदमी नहीं है, मासूम आदमी है, ठीक है, और ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि हो गई है, और जो डॉक्टर नज़ीर ने किया वो गलत किया है। लेकिन सब लोग उसके डर की वजह से अपनी नौकरी बचाने की खातिर किसी ने जाकर जो है उसे इस हवाले से किसी किस्म की कोई बात नहीं की, ठीक है, और जो है ना उसको इस बात में मलामत नहीं करवाई कि सर ये इसमें आपका कसूर है, वो उस आदमी का कोई कसूर नहीं है। खैर मैंने दिल में ये भी इरादा कर लिया कि मैं नौकरी छोड़ दूँ, लेकिन मैं छोड़ता हूँ तो वो ये कहता है कि भाई डॉक्टर एहसान ने मेरे डर की वजह से नौकरी छोड़ी है, और ये वाकया इसका कसूर था इसलिए इसने छोड़ी है। तो मैंने सिर्फ अपना आला करैक्टर पेश करने के लिए मैंने कहा कि मैं तब तक नौकरी करता रहूँगा जब तक इसके दिल में ये बात खत्म हो जाएगी कि मेरा इस सारे के सारे मामले में किसी किस्म का कसूर था। वो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है, कुछ अर्से के बाद कोई टाइम लगा, एक सेमेस्टर लगा, उसे ये बात समझ में आ गई कि मेरा इस मामले में किसी किस्म का कोई कसूर नहीं। बट मैंने अपने दिल में ये बात ज़रूर रखी हुई थी कि मैंने इसको क़यामत तक माफ़ नहीं करना। और उसके बाद जो है ना वो फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट UMT सियालकोट का जो कैंपस है उसमें नौकरी दे दी, और जो उसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था तो मैं HOD बनना चाहती हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात मुझे उस यूनिवर्सिटी में एज ए HOD ही लेके गई। ये अल्लाह ताला की ज़ात का मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान है, और मैं वहाँ से चला गया। खैर जाते हुए मैंने क्या किया कि मैंने एक दिन ऐसे ही बैठ के बात हो रही थी, और उनकी जो मिसेस थी वो मेरी स्टूडेंट थी, और वो कभी कभार बैठती थी, तो वो मुझे कहने लगी कि अपना जो डॉक्टर नज़ीर है बड़े अच्छे आदमी हैं। तो मेरा दिल भर आया और मैंने उनसे सारी ये बात कर दी, और मैंने ये भी कह दिया कि मैं उसे क़यामत कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। डेफिनेटली उसकी बीवी ने जाके ये बात डॉक्टर नज़ीर को बताई होगी। फिर अगले दिन दोबारा मीटिंग होती है, और डॉक्टर नज़ीर ने ये सारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको ये बात कहता है। कुछ का दिल करता है मुझे गालियाँ निकालने का, फिर वही नौकरी गुलामी होती है, डर की वजह से कि कहीं डॉक्टर नज़ीर के साथ हमारी हवा ख़राब ना हो जाए। तो उन्होंने मुझे जो भी गालियाँ वालियाँ निकाली, बुरा भला कहा। खैर कोई बात नहीं, मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था तो मेरी जाने वाला, लेकिन बहरहाल मुझे बाद में लोगों ने बताया कि इस तरह करके ये बातें हुई। तो खैर मैंने फिर उसके बाद जो मेरी एक प्रोफेशनल एक तकाज़ा था, मुझे ये पता था इस मामले के बाद डॉक्टर नज़ीर मेरा जो एक्सपीरियंस लेटर है वो भी रोक लेगा, और मुझे इस बात का भी पता है कि मेरे जो भी थोड़े बहुत पैसे बनते हैं ये वो भी रोक लेगा। लेकिन मैं उसे एक मरतबा ये बातें जानते हुए भी मैंने उसकी बीवी से ये बातें क्यों कही, क्योंकि मैं उसे एक मरतबा बताना चाहता था कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, मुझे थोड़ी सी इज़्ज़त और प्यार की ज़रूरत थी जो तुमने कम से कम नहीं दिया। तो लिहाजा मुझे पैसों की और ये जो तुम समझते हो कि ये एक्सपीरियंस लेटर की ज़रूरत है, तो ये मेरे पाँव की धूल है, मुझे उसकी कोई किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद मैंने जो मेरी तकाजा था जॉब का कि मैंने बाकायदा तौर पर रेजिग्नेशन दिया, बताया कि मैं इस तारीख तक नौकरी करूँगा, और मीनवाइल मैंने जो भी मेरे थे वो कुछ कोर्स फोल्डर होता है वो तैयार करना वो किया उनकी मर्ज़ी के मुताबिक, और अपना जो रिज़ल्ट था उसको जो है ना वो उसने उस आखिरी लम्हे में 3 मरतबा मुझसे रिज़ल्ट चेंज करवाया। खैर मैंने क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी
میں نے اس کا بدلہ اپنے اسٹوڈنٹ سے تھوڑی لینا تھا، میں نے وہ اس کو جمع کروایا اور اپنا وہاں سے چھوڑ کے چلا گیا. خیر اس کے بعد بھی کبھی بھی وہ جو میرے پیسے تھے، ایکسپیرینس لیٹر تھا، وہ کبھی بھی اس نے دینے کی کوشش نہیں کی. وہ بات میں یہ بات جانتا تھا. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ میں یہ سارے واقعے کو، میرے دل میں آگ تو تھی، ابھی ختم نہیں ہوئی. آج بھی اگر میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آپ اندازہ کریں کہ میرے دل میں ابھی بھی آگ ہے. ٹھیک ہے، وہ نفرت کی آگ جو جل رہی ہے. تو میں نے نا اس سارے واقعے کو جو ہے نا وہ کیا کیا کہ لکھ کر انگلش میں جو میرا فیس بک کا جو ہے نا پیج ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپلوڈ کر دیا. تو کیونکہ ڈاکٹر نذیر بھی میرے جو فرینڈ فالوورز میں شامل تھا، تو اس نے وہ وہاں سے کاپی کر کے اپنا جو یونیورسٹی کا کوئی ہوگا گروپ ہوگا اس میں شیئر کیا. ایک ہمارے UMT کا جو ہے نا وہ ایک گروپ ہے اس میں شیئر کیا، وہی گروپ جس میں میں نے کچھ دن پہلے جو ہے نا وہ ڈاکٹر خالد کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی کہ اس میں جتنے بھی زیادہ تر جو ہے نا وہ ڈاکٹر نذیر کے جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ تھے، کیونکہ ان کو اس اصل بات کا پتہ نہیں تھا. سب وہ جو میں نے فیس بک کے اوپر پوسٹ ڈالی تھی اس کے لیے مجھے کریٹیسائز کر رہے تھے. تو میں ڈاکٹر خالد سے کہہ رہا تھا کہ لوگوں کو اصل بات بتاؤ تاکہ وہ اس کے کریکٹر کا جو ہے نا وہ پتہ چلے. تو میں یہ بات اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو نوکری ہے نا اصل میں یہ ایک جو ہے نا وہ بہت بڑی غلامی ہے. نوکری کی وجہ سے آپ کا جو سینئر ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے نا وہ بری حرکت کرنے کے لیے کہہ دیتا ہے، آپ کر سکتے ہیں. آپ کسی مظلوم آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتے کہ کہیں آپ کی خود کی نوکری نہ چلی جائے، اور آپ کسی اپنے جو ہے نا وہ کسی کی داد رسی نہیں کر سکتے، حق اور سچ کی بات نہیں کر سکتے، اور آپ اپنے منہ کو تالا لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہی اصل میں پاکستان کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ جو پوری آرمی ہے وہ ساری کی ساری تو بری نہیں ہے، چند لوگ برے ہیں جو کہ اعلیٰ افسر ہیں. تو جو نیچے لو رینکنگ آفیسرز ہیں یا جو سولجرز ہیں وہ ان سے یہ نہیں کہہ پا رہے کہ سر یہ ایسا نہ کریں، اس سے ملک کو قوم کی بربادی ہوتی ہے، ہمیں پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کا ہم حلف اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی نوکری بچانے کے لیے. سیم اسی طرح پولیس میں بھی بے شمار کرپٹ قسم کے لوگ بھی ہیں، اور جو نوکریاں بچانے کے لیے اپنی اولاد کو پالنے کے لیے جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں کہ اس طرح کر کے. میں ایک سوال پوچھتا ہوں کہ وہاں سے نوکری چھوڑنے کے بعد یہ غالباً جو میں نے وہاں سے نوکری ستمبر 2018 میں نے جوائن کیا تھا، اور کوئی 15 جنوری 2020 کو میں نے یونیورسٹی آف لاہور کے گجرات کیمپس کو چھوڑ دیا تھا. اس عرصے کے دوران اس کے بعد آپ مجھے یہ بات بتائیں، میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آپ مجھے بتائیں اگر مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات روٹی شوٹی نہ کھلائے تو میں کیسے آپ کے سامنے آج ویڈیو بنا رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے. وہاں سے جانے کے بعد میں نے 2 گاڑیاں لی، ایک گاڑی لی بھیج دی، پھر اس کے بعد ایک اور گاڑی لی، اور اس کے بعد میں نے ایک پلاٹ خریدا. میں اس کے بعد اس وقت ویتنام میں آ کے بیٹھا ہوا ہوں اپنی بیوی کے پاس، اور 3.5 ماہ ہو گئے ہیں میرے پاس کوئی جاب نہیں ہے. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے پاکستان میں جب میں نوکری کرتا تو اس سے اچھا کھلا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا پیٹ بھر دیتی ہے میرے بھائی. یہ جو نوکری ہے نا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج انسان کے دین اور انسان کے ایمان میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ نوکری ہے. آپ کے اندر ایمان آ ہی نہیں سکتا اگر آپ نوکری کو نہیں چھوڑتے. تو میرے دل میں یہ بھی خواہش ہے کہ میں پاکستانیوں کے اس حوالے سے مدد کروں. اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے کوئی ایسی جو ہے نا وہ دی. میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ریلی پروموٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آنے والا دور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے. آن لائن جو انٹرنیٹ بینکنگ ہے یا انٹرنیٹ مارکیٹنگ ہے یا انٹرنیٹ بزنسز ہیں، اس کا جو ہے نا وہ آنے والے وقت میں دور ہوگا، ابھی بھی ہے. تو میں کاش کے پاکستانیوں کے لیے کوئی ایسا حل تلاش کر پاتا، اپنے لیے بھی ان کے لیے بھی. میں ضرور اگر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے موقع دیا تو میں آپ کو اس نوکری کی ضلالت سے، یہ جو آپ کے ایمان کے درمیان میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اس کا ضرور حل پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ ہے اصل میں وہ سارا کا سارا واقعہ کہ کس طرح سے یہ جو نوکری ہے یہ ہمارے ایمان میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور جدید دور کی جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی غلامی ہے. تو اس کی ایک اور دوسری ایپیسوڈ ہے انشاءاللہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی کے اندر، وہ بھی ایک اسی طرح کی بے شمار ایپیسوڈز ہیں. تو وہ پے در پے سیریز ہیں انشاءاللہ، وہ بھی میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اس کے دوسرے پارٹ میں شیئر کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. ہاں، جانے سے پہلے آپ سے ضرور ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ جو میری ویڈیوز ہیں اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. میرا مقصد اصل میں یہ کمائی کا پرپز نہیں ہے کہ اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں. بس میرے دل میں خواہش تھی کہ میں جو پاکستان میں میرے ساتھ جو بھی بیتا، یہ جو حالات و واقعات ہیں، اس کو میں آپ کے سامنے کسی بھی طرح بیان کروں گا تاکہ آپ اس کا انالیسس کر سکیں اور آپ اس بات پر پہنچ سکیں کہ ہماری غلطی کہاں پہ ہے. اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کو حقیقی طور پر اخلاقی انقلاب کی ضرورت ہے. کیونکہ اخلاقیات یہ کہتی ہے، اخلاقیات ڈاکٹر نذیر سے یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر نذیر ایک مسلمان ہے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کو ماننے والا ہے. اب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تقاضا یہ کرتی ہے کہ تم دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، لیکن ڈاکٹر نذیر ایسا نہیں کرتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت ہے. اگر میں بھی ایسا نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی منافقت ہے. تو یہ ہے اخلاقی انقلاب کہ آپ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مان لیا ہے، تو بس پھر آپ ان کے جو بیان کرتا اور جو قرآن شریف میں آیا ہے، جو حدیث میں آیا ہے کہ آپ ان کے حکموں کو فالو کریں، تو پھر آپ ان کی سیرت کو فالو کریں. دیٹس اٹ. یہ میں سمجھتا ہوں اخلاقی انقلاب. پھر آپ سچ بولیں، آپ ظالم کا ساتھ نہ دیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں، آپ حق اور سچ کی بات کریں، آپ جو ہے نا انصاف کی بات کریں، آپ جو ہے نا وہ لوگوں کے دکھ درد بانٹیں، آپ صحیح بات کریں، آپ کی اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کے علاوہ کسی کی پرواہ نہ کریں. تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی اعلیٰ اخلاقیات پر عمل کریں. اگر نہیں کر رہے تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو اخلاقی انقلاب کی ضرورت ہے. السلام علیکم.